फिजिक्स के एक काफ़ी मशहूर प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर परवेज़, डॉक्टर परवेज़ उनका नाम है। तो जियो का एक प्रोग्राम लगता है, शायद आपने देखा हो, एक दिन जियो के साथ। उसके जो मेज़बान हैं, जो होस्ट हैं, वो सुहेल वड़ाइच हैं। तो उन्होंने डॉक्टर परवेज़ का इंटरव्यू किया, तो उनसे एक सवाल किया कि आपने फिजिक्स ही क्यों रखी, या फिजिक्स ही आपने क्यों सिलेक्ट की अपने एजुकेशनल कैरियर में। तो उन्होंने जवाब दिया कि फिजिक्स मेरा पढ़ने का मकसद ये था कि मैं एक एटम से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज, बड़े बड़े प्लैनेट्स तक को डिस्कस कर सकूं। तो उनकी इस बात में बहुत ही ज़्यादा वजन है कि फिजिक्स के अंदर हम एटम, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, एटम से लेकर जिसको हम देख भी नहीं सकते आंख से, उससे लेकर हम बड़ी बड़ी गैलेक्सीज, बड़े बड़े प्लैनेट्स को डिस्कस कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके बिहेवियर, उनके स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ से बेटा हमें पता चला कि फिजिक्स इज अ वेरी वेरी वास्ट फील्ड। वास्ट का मतलब ये है कि बहुत ही बड़ी एक फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड्स आगे हैं इसमें। सो रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा किरदार है। आज जो इतनी आप तरक्की देख रहे हैं, इसमें फिजिक्स का बहुत ही बड़ा रोल है। कुछ मिसालों से मैं शुरू करूंगा और देखते हैं कि कैसे फिजिक्स हमारी जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में अप्लाई हो रही है और कैसी हमारी ज़िंदगियों को आसान बना रही है। तो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मार फरहान ETC। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी किसी एक स्टूडेंट को कि जी आप मोटर ऑन कर दें, पानी खत्म हो गया, मोटर ऑन कर दें। तो वो क्या करते हैं जी, उठते हैं और जाके स्विच ऑन कर देते हैं, मोटर ऑन हो जाती है और पानी आना शुरू हो जाता है। तो कभी आपने सोचा कि जी ये क्या साइंस है कि मैं इधर से बटन ऑन करता हूँ और उधर से जो है मोटर ऑन हो जाती है, मोटर घूमना स्टार्ट, मोटर का क्या काम है, घूमती है, रोटेट करती है ना, रोटेशन, और पानी आ जाता है। कभी आपने सोचा कि जब लाइट चली जाती है तो हम अक्सर ये कहते हैं जी कि जनरेटर ऑन कर दो जी, लाइट चली गई जनरेटर ऑन करें। कभी आपने सोचा ये जनरेटर कैसे काम कर रहा है, कैसे हम जो है वो इससे इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर रहे हैं। तो अगर हम इन बातों की तह तक जाएं तो हमें एक दुनिया नजर आती है, और इन सारे फिनोमिनास को एक्सप्लेन कौन कर रहा है, फिजिक्स कर रही है भाई। All these phenomena are explained on the basis of physics. इसी तरीके से लाइट चली जाती है और आप देखते हो कि अचानक यूपीएस ऑन हो गया। लगे हुए ना, अक्सर बच्चों के घर में यूपीएस लगा होगा। तो कभी आपने सोचा ये क्या साइंस है यार, ये क्या माजरा हो रहा है कि उधर से लाइट गई और यूपीएस ऑन हो गया है, हमें बिजली मिल रही है, उसी तरीके से सारा कुछ हो रहा है, ये क्या साइंस है। अब यूपीएस आपने देखा भी होगा, उसमें क्या होता है जी, एक बड़ी सी बैटरी लगी हुई है जिसका पानी खत्म हो जाए तो आप पानी डालते हैं उसमें, और साथ में एक डब्बा सा लगा हुआ है, उस डब्बे को हम कहते हैं जी इन्वर्टर है ये।
ऐसे ही है ना। और अक्सर हम कहते हैं जी कि यूपीएस की चार्जिंग खत्म हो गई और वो बंद हो गया है। तो ये सारी चीजें हम रोजमर्रा जिंदगी में बोलते हैं, यूज करते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि ये क्या साइंस इनके पीछे क्या है, ये कैसे हो रहा है ये सारा काम। इन सारी चीजों को बेटा कौन एक्सप्लेन करेगा? फिजिक्स ही एक्सप्लेन करेगी। इसी तरीके से हम मूव करते हैं, मोशन की बात करते हैं कि ये एक बॉडी इतनी देर में इस जगह से उस जगह पे गई, वेलोसिटी की बात करते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ये सारी चीजें भी हमें कौन डिस्क्राइब करके दे रहा है? फिजिक्स ही डिस्क्राइब करके दे रही है। यहां से हमें पता चला कि फिजिक्स इज अ वेरी वेरी वास्ट फील्ड, और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पाया जा रहा है। ठीक हो गया? तो जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दीजिए कि मैंने एक स्टूडेंट को कहा उठ के जनाब ऑन कर दो जी, जैसे मोटर ऑन कर दो। तो आइए ज़रा देखते हैं कि थोड़ी सी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट डेवलप हो कि फिजिक्स के अंदर ये जो मोटर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी वर्किंग हम कैसे सीखेंगे। तो ज़्यादा गहराई में बात नहीं करूँगा, सिर्फ थोड़ा सा आपको एक आइडिया दूंगा। तो मोटर के अंदर बेटा होता ये है कि मोटर के अंदर हम अगर देखें थोड़ा सा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ सिंपलेस्ट मोटर का, सिंपलेस्ट मोटर का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें होता ये कि मैग्नेट तो आप जानते हो ना, बचपन में हम खेलते भी रहे मैग्नेटों से, याद है? वो दो मैग्नेट होते थे जनाब, एक को एक के पास लाओ तो दूसरा जो है वो भागने की आगे, कभी वो भाग जाता था, दूर भागते थे, कभी एक दूसरे के पास आ जाते थे दो मैग्नेट्स। तो ये मैग्नेट है, ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो हूँ ना वो ये दो मैग्नेट्स बना लिए मैंने। और मैग्नेट आपको पता होना चाहिए इसके दो एंड्स होते हैं, पढ़ा है ना? मैट्रिक तक आपने ये पढ़ा है कि मैग्नेट्स के दो पोल्स होते हैं, एक को हम नॉर्थ और एक को साउथ का नाम देते हैं। ये तो हम सीख के आए। तो यहाँ पे मैंने दो मैग्नेट्स ले लिए हैं, एक का नाम है नॉर्थ और एक है साउथ। दिस इज मैग्नेट 1, दिस इज मैग्नेट 2। तो आपने 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड एक चीज होती है, मैग्नेटिक फील्ड एक चीज होती है। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड, अब ये फील्ड क्या चीज है पहले हम ये देख लेते हैं जरा। अच्छा, आप क्रिकेट मैच देखते हो, तो क्रिकेट मैच में आपने देखा कि फील्डर फील्डर होता है एक। तो ये ग्राउंड है जनाब जिसमें मैच चल रहा है इस टाइम, और यहाँ पे मुख्तलिफ फील्डर खड़े हैं। ये फील्डर हैं जनाब, कुछ इधर खड़े हैं, कुछ इधर खड़े हैं। दीज आर ऑल फील्डर्स। अब इनको हम फील्डर क्यों कहते हैं? पहली बात तो ये है क्योंकि हमने एक इनको पर्टिकुलर बाउंड्री बना दी है। ये बाउंड्री है जिसके अंदर रह के इन्होंने काम करना है। अगर फर्ज करें मैं कहता हूँ जी ये जो फील्डर है इसको मैं बाहर भेज दूं, बाउंड्री से बाहर भेज दूं, ये बाहर चला गया, इधर आके खड़ा हो गया, तो भाई अब इसका कोई मकसद रहा है? यहाँ पे कोई भी नहीं रहा। अब ये फील्डर नहीं रहा बल्कि क्या बन गया है? ऑडियंस बन गया है। तो फील्डर कब कहलाएगा? जब इस बाउंड्री के अंदर चला जाएगा दोबारा। तो फील्डर को हम क्यों फील्डर कह रहे हैं? क्योंकि उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइन कर दिया है कि उसके अंदर रह के उसने काम करना है, तो हमने उसको क्या नाम दे दिया? फील्डर। अच्छा चलें, ये तो फील्डर हमने सीख लिया। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं जरा फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मेरे पास बेटा वही मैग्नेट है जो भी मैंने आपके सामने बनाया था। लेट से ये एक इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ठीक है। अब इसके
इस मैग्नेट ने अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बना ली है। इस मैग्नेट ने अपने इर्द गिर्द क्या बना ली, एक फील्ड बना ली है कि जो ही इस फील्ड के अंदर मैं कोई और मैग्नेट ला के रख दूं, ये दूसरा मैग्नेट इस बड़े मैग्नेट की फील्ड के अंदर ला के मैंने रख दिया है, तो अब ये मैग्नेट इसको क्या करेगा, अपनी तरफ या तो खींच लेगा या फिर इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। अगर तो ये नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे के सामने आ जाएं तो एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। तो आपके सामने एक बात आ गई कि नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को दूर करते हैं, धकेलते हैं पीछे, रिपेल करते हैं। इसी तरह साउथ और साउथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे, हमेशा नॉर्थ और साउथ बेटा हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो वो जो आप बचपन में खेलते थे ना दो मैग्नेट्स के साथ, कि कभी जनाब वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, कभी एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो ये इस वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब दो नॉर्थ और नॉर्थ सामने आ जाएंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, और अगर नॉर्थ और साउथ सामने आ जाएं तो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो यहां से हमें पता चला कि ये जो बड़ा मैग्नेट था इसने अपने इर्द गिर्द एक एरिया बना लिया है कि जो ही दूसरा मैग्नेट इसकी फील्ड में आएगा तो वो उसको अट्रैक्ट या फिर रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। तो ये इसको अब हम क्या कहेंगे कि ये अब एक मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है। ये इस बड़े मैग्नेट की क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक बड़े मैग्नेट की क्या बन चुकी है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है। तो वापस आ जाता हूं मोटर की तरफ। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो हमें ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक बात याद रखिएगा कि अब इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में एक फील्ड बन चुकी है। ये वो एरिया है, ये वो पर्टिकुलर एक हमारे पास एरिया बन चुका है जिसके अंदर अब ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक हो गया, जिस तरह मैंने आपको अभी मिसाल दी। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहां से निकलती है, याद रखने वाली बात है, ये नॉर्थ पोल से निकलती है बेटा, और कहां पे खत्म होगी, साउथ पोल पे। याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड कहां से स्टार्ट होती हैं, फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और खत्म कहां पे होती हैं, साउथ पे। नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ पे खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है, ये एक फील्ड बन गई है। अब इस फील्ड के अंदर मैं क्या करता हूं, एक चोरस रेक्टेंगुलर, इसको मैं नाम दूंगा रेक्टेंगुलर क्वाइल। रेक्टेंगुलर का मतलब है चौरस, क्वाइल का मतलब है, अच्छा क्वाइल क्या चीज है इसको देख लेते हैं। मच्छरों वाली क्वाइल होती है, ये वो मच्छरों वाली क्वाइल नहीं है। ठीक है, क्वाइल एक्चुअली हम इस क्लोज, इस पूरे मेटल, और ये मेटल की बनी हुई है, याद रखिएगा दिस इज अ मेटेलिक क्वाइल। ये जो सारे का सारा ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है ये किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। क्योंकि मैं यहां से अगर स्टार्ट करूं तो वापस घूमता फिरता इधर आ जाऊंगा। तो अब इस पूरे पाथ को हम क्या नाम देंगे, रेक्टेंगुलर क्वाइल। इसे हम क्या नाम देंगे, रेक्टेंगुलर क्वाइल का नाम देंगे। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाई एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल से, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने क्या रख दिया, एक रेक्टेंगुलर क्वाइल मेटल की बनी हुई है, ये कॉपर की होगी या आयरन की होगी, इसको रख दिया। और अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं बैटरी के साथ जोड़ दूंगा। ये बैटरी का सिंबल है, ये जो है ना, ये क्या है बेटा, बैटरी का क्या है, ये सिंबल है। जो बड़े वाला बार होता है ये पॉजिटिव होता है, और जो छोटे वाला होता है ये नेगेटिव होता है।
अब ये क्यों होता है इसको हम लेटर ऑन जब चैप्टर्स एफएससी में पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या किया कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल को इस बैटरी के साथ जोड़ दिया। अच्छा, बैटरी के साथ जोड़ूंगा, जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि स्टूडेंट को मैंने कहा जी कि बटन ऑन कर दो, जब वो बटन ऑन कर देता है तो क्या होता है, मोटर ऑन हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ही मैं अब इस पूरे सेटअप को बैटरी के साथ जोड़ूंगा, तो इसमें से करंट पास करेगा बेटा, इधर से करंट गुजरता हुआ इस पूरी कॉइल में से होता हुआ, इस पूरे मेटल में से होता हुआ वापस इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ही हम बटन ऑन करते हैं तो करंट दौड़ता है। तो यहां पे भी यूं ही हो रहा है कि जो ही मैंने इस कॉइल को बैटरी के साथ जोड़ दिया तो क्या होगा कि करंट इस पूरी कॉइल के अंदर भागेगा, करंट चलना शुरू हो जाएगा। अब ये कुदरती एक निजाम है, एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब भी आप इस कॉइल को जो कि मेटल की बनी हुई है इसमें से करंट पास करें और वो मेटल की कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई हो, तो ये एक नेचुरल फिनोमेने के तहत रोटेट करना शुरू कर देगी, घूमना शुरू कर देगी। इसके अंदर एक रोटेशन बन जाएगी, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा इसमें और ये कॉइल अब घूमना शुरू कर देगी। तो जब घूमना स्टार्ट कर दिया इसने तो क्या बन गई है, मोटर बन गई। तो यहां पे आपने देखा कि किस तरीके से फिजिक्स ने हमें हेल्प किया इस मोटर की वर्किंग को समझने में। अच्छा, अब इसका उलट काम करूंगा, देखिएगा जरा इंटरेस्टिंग चीज। अब इसका मैं उलट काम करने जा रहा हूं। अच्छा, वो क्या है उलट काम? क्या करूंगा अब मैं कहता हूं नहीं जी ये मुझे कोई मोटर नहीं मैंने बनानी, अब मैं कहता हूं जी मैंने कोई और काम करना है, तो मैंने जो है मोटर नहीं बनानी है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं जी कि नहीं मैं इसको बैटरी के साथ नहीं जोड़ता, मैं इसको एक रॉड लेके जो कि मेटल का नहीं है, एक रॉड ले लिया, डंडा ले लिया, एक लकड़ी का बना हुआ है, और उस डंडे को इस पर्टिकुलर कॉइल के साथ बांध दिया और अब इस डंडे को मैं खुद अपने हाथ से घुमाना शुरू कर देता हूं। पहले मैं क्या कर रहा था कि बैटरी लगाई थी और बैटरी की मदद से वो कॉइल खुद घूम रही थी। अब मैं क्या कर रहा हूं कि बैटरी को हटा दिया है और इसको मैं घुमा रहा हूं खुद। तो जब मैं इस कॉइल को घुमाऊंगा तो अब क्या होगा, एक नेचुरल फिनोमेना होगा और अब इस कॉइल के अंदर ऑटोमेटिकली करंट दौड़ना शुरू कर देगा। तो क्या आपको डिफरेंस नजर आया कि पहले क्या हो रहा था कि हम इस पर्टिकुलर कॉइल को बैटरी के साथ जोड़े हुए थे तो ये खुद ब खुद घूम रही थी, और अगर मैं इसको खुद घुमाऊं तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। जब करंट प्रोड्यूस हो गया तो क्या बन गया ये भाई, जनरेटर बन चुका है। अब इसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो एक ही कॉइल है लेकिन दो मुख्तलिफ तरीकों से दो मुख्तलिफ तरह की एनर्जीज हासिल की जा रही हैं। मोटर के केस में क्या हो रहा है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, और जनरेटर के केस में क्या हो रहा है कि आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। तो अब आपको पता चला कि किस तरीके से मोटर और जनरेटर काम करते हैं। तो जनरेटर के अंदर आप क्या डालते हो, पेट्रोल डालते हो ना, तो भाई वो पेट्रोल पीता तो नहीं है, उसके अंदर क्या लगा हुआ है कि इंजन लगा हुआ है, ये 70 मोटरसाइकिल वाला, वो इंजन पेट्रोल आप डालते हो उस इंजन के लिए, वो इंजन उस पेट्रोल को यूज करके घूमता है। जिस तरह मोटरसाइकिल के इंजन में आप पेट्रोल डालते हो तो पहिया चलता है, इसी तरीके से
जब आप जनरेटर के इंजन में पेट्रोल डालोगे तो जनरेटर चलेगा, घूमेगा वो। तो जब घूमेगा तो उस इंजन के साथ, अभी ये मैंने इसको अपने हाथ से घुमा रहा था ना, अगर इसी कॉइल को उस इंजन के साथ जोड़ दूं तो ये कॉइल घूमना शुरू कर देगी या नहीं? बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह मोटरसाइकिल का इंजन है, वो पहिए को घुमा रहा था, अभी वही मोटरसाइकिल का इंजन अगर इस कॉइल के साथ जोड़ दूं तो अब वो मोटरसाइकिल का इंजन इसको क्या करेगा? घुमाना शुरू कर देगा। तो अब आप क्या कर रहे हो? वही काम हो गया ना। जब कॉइल इन मैग्नेट्स के बीच में घूमेगी तो क्या बन जाएगा? करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, तो जनरेटर बन गया। तो ये आप देखो कि कितनी ज्यादा वर्सटैलिटी है कि एक ही कॉइल को हम जनरेटर भी बना सकते हैं और मोटर की तरह भी काम ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी उसके अंदर रद्दोबदल करके। सो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो कि हम रोजमर्रा जिंदगी के अंदर बेटा फिजिक्स की मदद से समझ सकते हैं। ठीक हो गया? ओके। सो मैं जरा वापस आ जाता हूँ ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की तरफ। तो क्योंकि आज का जो हमारा बेसिक कंसर्न था वो था फिजिक्स की ब्रांचेस को डिस्कस करना, ठीक है जी। तो जल्दी से हम इसको जरा एक नजर देख लेते हैं। सबसे पहला है जी मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। ये ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर बॉडीज की मोशन को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चल रहा हूं तो मैं कैसे चल रहा हूं, कितनी एक्सेलरेशन है, कितनी वेलोसिटी है, कितनी डिस्प्लेसमेंट है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये सारे का सारा किस में आ जाएगा बेटा? मैकेनिक्स के अंदर आ जाएगा। मैकेनिक्स के आगे दो मजीद ब्रांचें, एक है डायनामिक्स और एक है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के अंदर हम उन बॉडीज को डिस्कस करते हैं जो कि रेस्ट के ऊपर है। रेस्ट के ऊपर है अगर कुछ बॉडीज, तो उनका क्या बिहेवियर होगा, उनके लिए हम कैसे फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे, वो स्टैटिक्स में आ जाएगा। और डायनामिक्स में क्या होगा कि जो बॉडीज मूव कर रही हैं उनको अगर हम स्टडी करें, मोशन के अंदर जो बॉडीज होंगी उनकी स्टडीज को हम डायनामिक्स कहते हैं। अच्छा, डायनामिक्स के आगे मजीद दो ब्रांचेस हैं, एक है काइनेमैटिक्स और एक है काइनेटिक्स। अच्छा, काइनेमैटिक्स में क्या होगा और काइनेटिक्स में क्या होगा? काइनेमैटिक्स के अंदर हम सिर्फ डिस्कस करते हैं मोशन को। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी वेलोसिटी है, मैं कहता हूं जी एक्सेलरेशन है, अगर है तो है, ठीक है। मैं ये नहीं देखूंगा कि ये एक्सेलरेशन किस वजह से हुई है, ये वेलोसिटी किस वजह से प्रोड्यूस हुई है, इन चीजों से मेरा कंसर्न नहीं है, मैं सिर्फ इन क्वांटिटीज को ऑब्जर्व करूंगा। अच्छा, आप जरा डिफरेंस देखिएगा। दूसरी तरफ काइनेटिक्स के अंदर मैं एक फार्मूला लिखता हूं, F इज इक्वल टू ma, ये पढ़ा हुआ है ना आपने, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब आप देख लो एक्सेलरेशन तो है ही है, लेकिन हमें ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन किस वजह से प्रोड्यूस हुई है? फोर्स लगाने से। तो जिसमें फोर्स भी इन्वॉल्व हो जाए उसको हम क्या नाम देंगे? काइनेटिक्स। लेकिन जिसमें फोर्स इन्वॉल्व ना हो उसको हम क्या नाम देंगे? काइनेमैटिक्स। तो अभी तक हमने मैकेनिक्स को डिस्कस कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता हूं इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने मिसाल दी थी जी, मैंने बच्चे को कहा जी मोटर ऑन कर दो, उसने बटन दबाया, मोटर ऑन हो गई। तो ये कैसे ऑन हुई है, ये कैसे फ्लो ऑफ चार्ज हुआ है, ये करंट कैसे मूव किया है, इस सारी की सारी स्टडी को हम किस में डिस्कस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अभी जो मैंने दो मिसालें आपको दी हैं जिसमें मैंने एक तो मोटर को डिस्कस किया है और एक जनरेटर को डिस्कस किया है, तो दोनों ये जो पर्टिकुलर हमारे पास ऑपरेटर्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि दोनों के अंदर क्या इन्वॉल्व है? करंट, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी भी इन्वॉल्व है और मैग्नेटिज्म भी इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि मैंने उस कॉइल को कहां पे रखा हुआ था? मैग्नेट्स के बीच में। सो इस फील्ड को हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो दिस इज वेरी वेरी बिग फील्ड इन फिजिक्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी इन्वॉल्व है और मैग्नेटिज्म भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसके अंदर हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की, सॉलिड मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज
और स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, इसको हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं। एटॉमिक फिजिक्स, मैंने अपने लेक्चर को स्टार्ट ही इसी से बात से किया था कि फिजिक्स के अंदर हम एटम से लेकर गैलेक्सीज तक को डिस्कस कर सकते हैं। तो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम एटम को डिस्कस करते हैं, डिफरेंट एटम्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, ये तो मैं मालूम ही है। तो न्यूक्लियस को डिस्कस करने के लिए जो हमने ब्रांच रखी है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम क्या करेंगे बेटा? न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट एटम्स के न्यूक्लियस की स्टडीज को हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर डील करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। अच्छा, प्लाज्मा फिजिक्स इज द फोर्थ टाइप ऑफ मैटर। प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि एटम के अंदर क्या होता है। ये एक एटम है, एटम के दरमियान में क्या होगा? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं क्या करूं कि इन इलेक्ट्रॉन्स को और इस न्यूक्लियस को अलग कर दूं किसी तरीके से, न्यूक्लियस अलग हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएं, तो जो नया एक शेप बनेगी मैटर की, उसको हम क्या नाम देंगे? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको हम क्या नाम देंगे? प्लाज्मा फिजिक्स। नेक्स्ट आते हैं हम बायोफिजिक्स। अच्छा जी, एक्सरे करा रहे हैं जी, एमआरआई करा रहे हैं, ये सारी की सारी जो मशीन्स हैं, इनको हम बायोफिजिक्स के अंदर इनको स्टडी करते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है बायो भी है और फिजिक्स भी है। तो हम डिफरेंट मेथड्स के जरिए हम डिफरेंट मशीन्स डेवलप करते हैं जो कि हमें मेडिकल फील्ड के अंदर हेल्प आउट करती हैं। तो इस सारी स्टडी को हम बायोफिजिक्स में इन्वॉल्व करते हैं, और इसका दूसरा नाम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। और लास्ट वन इज एस्ट्रोफिजिक्स। तो एस्ट्रोफिजिक्स, इसके अंदर हम किसको डिस्कस करते हैं? प्लैनेट्स को, स्टार्स को, सन को, गैलेक्सीज को, ब्लैक होल्स को, फल्कियात को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो स्टडीज हैं हम एस्ट्रोफिजिक्स में डील करते हैं, ठीक है जी। तो ये थी कुछ फिजिक्स की ब्रांचेस जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब हम अपनी पर्टिकुलर बुक को स्टार्ट करेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो हम फिजिक्स का ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका किस ब्रांच से रिलेशनशिप है। तो अभी हमने कुछ ब्रांचेस को देख लिया है, अब जब हम चैप्टर की तरफ मूव करेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा, अच्छा जी ये तो मोशन के साथ है, अच्छा ये मैकेनिक्स में होगा, अच्छा ये तो इसमें करंट इन्वॉल्व हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी है जी, अच्छा इसमें मोटर वगैरह है, ये तो मैग्नेटिज्म है, ठीक है। सो दीज आर ऑल द ब्रांचेस ऑफ, सम ऑफ द ब्रांचेस ऑफ, इसके अलावा भी काफी सारी ब्रांचेस के अंदर हमने फिजिक्स को डिवाइड किया हुआ है। दीज आर सम ऑफ द मेजर ब्रांचेस जिसके अंदर हम फिजिक्स को जो है वो स्टडी आउट करते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बच्चे। अच्छा, अब जो अभी तक हमने कोई प्रॉपर बुक का चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, तो कल हम प्रॉपर बुक का जो है वो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मैं जो अपना काम स्टार्ट करूंगा यहाँ पे वो चैप्टर नंबर 2 से है, बता रहा हूँ, दैट इज वेक्टर्स। इसका ये मतलब नहीं है चैप्टर नंबर 1 मैंने स्किप कर दिया, छोड़ दिया। चैप्टर जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी कॉलेज के अंदर तो हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो मैंने चैप्टर सिलेक्ट किया है वो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। तो वेक्टर से हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इस वजह से मैंने चैप्टर नंबर 2 ही आपके लिए सजेस्ट किया है अभी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है। तो कल से हम इंशाल्लाह बाकायदा चैप्टर का आगाज करेंगे। मैं इसके जो PDF फाइल है वो आपको शाम को शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप्स के अंदर, आप वहां से जो है वो मदद ले सकते हैं, ठीक है। और लेटर ऑन कल जो है हम बाकायदा अपने चैप्टर नंबर 2 का जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो अभी हमने यूं करना है कि
आपकी जो अटेंडेंस है वो मार्क होगी, तो आप अपना नाम और पर्टिकुलर जो सेक्शन है, प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, व्हाट्सएवर, ये आपने मुझे जो है वो मैसेज कर देना, ठीक है जी।